तो गुड इवनिंग दोस्तों। अभी हमारे पास में चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है। लेकिन इसके कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उनको आप नहीं जानोगे तो हो सकता है कई सारे चैप्टर्स में आपको बहुत सारी दिक्कतें आए, कई सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में ना आए। इस बेसिस पर इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हमको पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। इस वजह से इस चैप्टर को करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी चीज़ को ना छोड़ते हुए हम चलते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है, जो ज़िंदगी होती है, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ फिफ्थ ऑर्गेनिज्म आर 1.1। एक फिगर है 1.1 आगे वाले पेज में, उसमें दिया हुआ है। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। कुछ में से पूछा गया है, आपसे हमसे पूछा गया है, तो हमने उसमें भर दिए हैं और अभी हम देख भी लेंगे। Examine the lifespan of organism represented in figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be short as few days? यानी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट भी हो सकता है, यानी कुछ दिन का भी हो सकता है, और लॉन्ग एज थाउजेंड्स ईयर का भी हो सकता है। ठीक है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पैन मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू मे नोट दैट जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। यानी लाइफ स्पैन उनके साइज से कोरिलेट नहीं करता है, यानी कि उस पर डिपेंडेंट नहीं करता है। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। जो साइज होता है क्रो का और पैरट का, वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में बहुत लंबा चौड़ा अंतर है। सिमिलरली जो मैंगो ट्री है वो मच शॉर्टर लाइफ स्पैन है उसका, कंपेयर टू एक पीपल ट्री के कंपेयर में। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is certainty। जो डेथ होती है वो हर एक इंडिविजुअल की ज़रूरी है, क्योंकि वो मतलब कि सर्टेन है, वो होना ही है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, इमोर्टल यानी कि ऐसा नहीं है कि वो मरेगा नहीं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। धरती पर अमर है तो केवल एक ही चीज़ है, वो है सिंगल सेल। वाई डू वी से डैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों नहीं होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों नहीं होता है। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर? देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। यानी कि जब इमोर्टल हैं, यानी कि जीव जो हैं, ऑर्गेनिज्म इमोर्टल हैं, तो उसके बाद भी थाउजेंड्स ईयर से ये लाइफ प्रोसेस किस तरीके से चली आ रही है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फाइनली ये है एलिफेंट है, 65 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। रोज का 6 to 7 ईयर्स। डॉग का होता है 25 to 30 ईयर्स। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स। क्रो का होता है 15 ईयर्स। बनियान ट्री का 25 ईयर्स। काऊ का 20 to 25 ईयर्स। पैरट 140 ईयर्स। देखिए क्रो और पैरट में कोई साइज में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 1 मंथ। और यहाँ पे राइस प्लांट 3 to 4 मंथ। टोर्टोइज 100 to 150 ईयर्स। और बनियान ट्री यहाँ पर ये 200 से 300 नहीं होगा, यहाँ पे 2000 ही करेक्ट होगा, 2000 ईयर के समथिंग, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, थाउजेंड्स होगा, 2000 ईयर्स। ओके। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो एक ऐसे अपने जो ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है जो उसके जैसा एकदम दिखता है। ऑफ स्प्रिंग ग्रो, जब ऑफ स्प्रिंग बेबी जो है बड़ा होता है और मैच्योर होता है, और फिर वो नए ऑफ स्प्रिंग अपने ऑफ स्प्रिंग बनाता है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। यानी कि ये पूरी एक साइकिल है किसकी? जीवन, यानी कि बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की। ओके।
जन्म और ग्रोथ यानी बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, उसके बाद डेथ यानी कि जब मृत्यु हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ों की एक साइकिल है जो कि चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जो रिप्रोडक्शन इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म उसके मर जाने के बाद भी जो है जनरेशन रुक जाएगी या फिर ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। You will study later in class 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction। ये हम वेरिएशन वगैरह को हम आगे चाले चैप्टर में देखेंगे, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, ठीक है। देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन अ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, इन ईच ऑर्गेनिज्म हाउ इवोल्व्ड इन हाउ मैकेनिज्म मल्टीप्लाइड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। किस तरीके से बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म इवोल्व होते हैं और किस मैकेनिज्म से वो मल्टीप्लाई होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स को। Organism, habitat and internal physiology, several other factor and are collectively responsible for how it produce। तो ये ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर और कई सारे फैक्टर हैं जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स। When offspring produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, यानी कि एक तरीका ये है कि उसमें सिंगल पेरेंट हो, कौन सा हो, सिंगल पेरेंट हो, और विथ और विदाउट यानी कि गैमेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है गैमेट का इन्वॉल्वमेंट, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है अपोजिट सेक्स होते हैं, इसमें दो पेरेंट होते हैं अपोजिट सेक्स के, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इन्वॉल्व फ्यूजन, उसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है यानी पेरेंट होता है, वो कैपेबल होता है यानी उसके अंदर क्षमता होती है प्रोड्यूस करने की, क्या प्रोड्यूस करने की, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की, उसको जरूरत नहीं है किसी और की, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। लेकिन इस केस की एक खासियत है, इसमें आइडेंटिकल ही नहीं एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उनके पेरेंट्स की, यानी कि कोई भी वेरिएशन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए इनकी ऑफस्प्रिंग को हम बताने के लिए एक टर्म का यूज करते हैं, उस टर्म को बोलते हैं क्लोन, यानी कि एक जैसा ये ऑर्गेनिज्म है उसी तरीके का दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनेगा बिना किसी वेरिएशन के। डिस्क्राइब्स एज मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो क्लोन की एक खासियत होती है उसमें मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं। समझ गए बात को। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियस का, और ये क्या बोलते हैं अमीबा का। अमीबा के अंदर यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा है, ये दिखाया गया है। यहाँ पर डॉटर सेल बन गए हैं और यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है किसके अंदर, बडिंग हो रही है ईस्ट के अंदर। ईस्ट को हिंदी में है खमीर भी बोलते हैं, और वैसे तो ईस्ट ही पढ़िए, खमीर अमीर का चक्कर छोड़िए। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा ये होता है सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में। प्लांट एंड एनिमल विच रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट एनिमल हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर होता है, जैसे कि प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स। द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड माइटोसिस टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जो उनकी सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं और नए इंडिविजुअल्स जो हैं बन जाते हैं। Thus in these organisms cell division is itself mode of reproduction। इसीलिए इसमें बोला गया है कि जो सेल डिवीजन जो है वो इटसेल्फ एक मोड है रिप्रोडक्शन का, यानी कि उनसे सेल डिवाइड हो रही हैं तो उनके डॉटर बन रहे हैं, तो इस तरीके से सेल भी डिवाइड हो रही है और उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो इसीलिए बोला जाता है कि सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखिए किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से डिवीजन हो रहा है,
और वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहला है जू स्पोर्स ऑफ क्लमाइडोमोनास। ये क्लमाइडोमोनास है और ये क्लमाइडोमोनास है, उसके ये जू स्पोर्स हैं और कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है। दूसरा कोनिडिया ऑफ द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कोनिडिया किसके होते हैं, कोनिडिया होते हैं पेनिसिलियम के। ये आपको नीट में अगर आएगा इससे क्वेश्चन, देखिए आ चुका है, ऐसा नहीं बोलेंगे आएगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि इसके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके क्या उनका क्या नाम होता है, कोनिडिया नाम होता है। और यहाँ पे हाइड्रा के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बडिंग के थ्रू होता है। तो बड एक मैच द फॉलोइंग में आता है। ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आएंगे, अगर आएंगे तो एक सिंगल नहीं पूछा जाएगा आपसे। और यहाँ पर और ये है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो है उसमें होते हैं जम्यूल होते हैं, ये जम्यूल छोटे छोटे अंदर हैं। ठीक है। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से। वेयर आर सेल डिवाइड इनटू टू हाल्फ्स। जो सेल है वो दो भागों में बट जाती है। रैपिडली ग्रो इनटू अ एडल्ट। तुरंत ही एडल्ट में वो ग्रो हो जाती है, जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा। इन ईस्ट के अंदर द डिवीजन इज अनइक्वल। जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। जो स्मॉल बर्ड हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो रही है। डेट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल। यानी पहले वो अटैच होगी पेरेंट सेल से, वहां से वो न्यूट्रिशन लेते रहेगी। और जब उसको लगेगा कि हाँ आप वो खुद खाना जुटा सकती है, खा सकती है, तो वो फिर वहां से एडल्ट बन करके डिटैच हो जाएगी, यानी कि बाहर आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से कट हो जाएगी। ओके। पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट। ये बाद में अलग सेपरेट होकर के एक मैच्योर हो जाएगी वो नए ईस्ट में, ईस्ट ऑर्गेनिज्म। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जब कंडीशन उनके फेवरेबल में ना हो, उसके फेवरेबल में नहीं होगी, तो अमीबा विड्रॉस इट स्यूडोपोडिया। वो अपने स्यूडोपोडिया को बाहर कर अंदर कर लेगा और सीक्रेट 3 लेयर हार्ड कवरिंग, और 3 लेयर की हार्ड कवरिंग को रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं अपने चारों तरफ। और जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई या ड्रॉट आ गया या फिर ठंडी आ गई बहुत ज़्यादा, उस वजह से वो अपने चारों तरफ कवरिंग बना लेगा। और इस फिनोमेना को बोलते हैं इंसिस्टेशन। इस फिनोमेना को बोलते हैं इंसिस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब नई दोबारा फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। उस टाइम पर जो अमीबा है वो डिवाइड करेगा मल्टीपल फिजन के द्वारा प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा, और छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा को प्रोड्यूस करेगा। और स्यूडोपोडियोस्पोर्स, और क्या बनेगा, स्यूडोपोडियोस्पोर बनेंगे। या सिस्ट वाल बस्ट आउट। जो सिस्ट की वाल है वो बहुत तेजी के साथ फूटेगी और स्पोर्स हैं वो चारों तरफ बिखर जाएंगे सराउंडिंग में, यानी कि चारों तरफ। मीडियम में टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा। उसके वजह से बहुत सारे अमीबा जो है जन्म लेंगे या ग्रो हो जाएंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पोरुलेशन। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन बोलते हैं। ये चीजें हमने पढ़ ली इसमें। अब प्लांट्स के अंदर थोड़ी सी चीजें अलग हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये है पटेटो। इसके अंदर होती हैं ये छोटी छोटी आइस, यहाँ से इसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं और यही आगे चल के प्लांट को बनाते हैं। ये अदरक है, अदरक को जिंजर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये इसमें एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये फिगर कई बार पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, या फिर आप जैसे कंपटीशन के एग्जाम दोगे तो वहाँ पर ये फिगर आता है। यहाँ पे ये हैं छोटी छोटी बड्स, और ये कहाँ से निकलती हैं, नोड से निकलती हैं। और ये भी कहाँ से निकलते हैं, आइस। ये भी नोड ही है एक तरह की। इसको देखिए, ये है राइजो बल्बिल है। बल्बिल में क्या होता है, ये अगेव होते हैं, अगेव, बल्बिल ऑफ द अगेव, यानी कि अगेव का प्लांट है और ये छोटे छोटे इसमें से बल्बिल निकले हैं। और फाइनली ये है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जिसको हम हिंदी में पत्थरचटा के नाम से भी जानते हैं, और इसके पत्तियों से ही नए प्लांट्स जो हैं जन्म लेते हैं या बाहर आ जाते हैं। और जब
जो पत्ता है पेड़ से अलग होकर के गिरेगा तो वहाँ पर ये प्लांट जो छोटे छोटे प्लांट हैं मिट्टी के संपर्क में आएंगे और नए प्लांट को जन्म देंगे। उसके बाद में ये है वाटर हाइसिंथ। इसके बारे में हम आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे वाटर हाइसिंथ के बारे में। इसके बीच में है ये ऑफसेट, ये इसकी रूट है और ऑफसेट है, इसको बोलते हैं ऑफसेट बोलते हैं। तो वाटर हाइसिंथ के अंदर होता है ऑफसेट, लीफ बड होते हैं ब्रायोफिलम के अंदर, अवगेव के अंदर होती हैं बल्बिल, राइजोम होते हैं जिंजर के अंदर और आइस होती हैं पोटैटो के अंदर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आने का नीट का जो बनता है यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। अब चलते हैं थोड़े से आगे की ओर अगले पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ है जो हम पुराना जो पढ़ चुके हैं इसी के बारे में पूरा है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगई। फंगई के जो मेंबर्स हैं उसमें सिंपल प्लांट है, जिस तरह से अलगे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो अलगे हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन होते हैं जूस्पोर्स। वो यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल यानी कि चल सकते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया किसमें होते हैं? पेनिसिलियम में। बर्ड्स होते हैं हाइड्रा में और जम्यूल होते हैं स्पॉन्जस में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे और जो प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो किस किस के थ्रू होता है? जैसे रनर के थ्रू, राइजोम के थ्रू, सकर्स के थ्रू, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ये ऊपर वाले फोटो में जो है सब कुछ दिया हुआ है। एक दो चीजें नहीं है तो उनको ज्यादा पर उसमें फोकस नहीं करेंगे। और ऑल कैपेबल गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये सब कैपेबल होते हैं नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। इन्हीं स्ट्रक्चर्स, जो नए स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। Obviously, since the formation of these structure does not involve into two parents, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व एज असेक्सुअल। इसमें कौन सी प्रोसेस यूज होती है? वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस जो है यूज होती है। इन सम ऑर्गेनियम इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस। इसमें से कुछ की बॉडी एक डिस्टिंक्ट पीसेस में जो है टूट जाती है, इनको हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। उसमें से हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑफ स्प्रिंग बना सकता है। जैसे एग्जांपल होता है हाइड्रा का। दिस इज आल्सो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये एक तरीके का एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट स्कॉर्च ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल के बारे में तो सब लोगों ने सुना है। किसके द्वारा होता है अभी आके हम देख लेंगे। दिस इज नथिंग बट एक्वेटिक प्लांट। ये कुछ नहीं है, बस एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ। विच वाटर हाइसिंथ ये लिखा हुआ है यहाँ पर। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बीड। ये एक बहुत ज्यादा मोस्ट इन्वेसिव बीड है। फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। ये कि स्टैंडिंग वाटर यानी कि रुके हुए पानी में जो है बहुत तेजी के साथ में फैलता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जब ये पानी के अंदर उगेगा और वहां से सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देगा, जिसके वजह से विच लीड टू डेथ ऑफ। इसकी वजह से डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? फिशेस की जो है डेथ हो जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14। इस चीज के बारे में चैप्टर 13 और 14 के बारे में और ज्यादा हम पढ़ेंगे। यू मे फाइंड द इंटरेस्टिंग टू नो दैट द प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। दूसरी बात, ये इंडिया का प्लांट नहीं था। इसको इंडिया में लाया गया था, इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके फ्लावर्स और इसका शेप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इस अच्छा दिखता है और ब्यूटीफुल होता है। इस वजह से लाया गया था इंडिया में। लेकिन पता नहीं था कि ये इस तरीके की हरकतें कर देगा। इंडिया के अंदर ही बहुत सारे जगह पर ये इतनी तेज़ी के साथ में ग्रो हो जाएगा। और अभी जो इनकी दिक्कत आ रही है, कई सारे सरकार इस पर बहुत सारा पैसा भी खर्च करती है इसको हटाने के लिए। सिंस इट कैन प्रोपागेट वेजिटेटिवली, ये वेजिटेटिवली प्रोपागेट होता है एज फिनोमिनल रेट, यानी कि इतनी तेजी के साथ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा तेज। स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड। एक छोटे से टाइम के अंदर ही ये पूरी वाटर बॉडी को घेर लेता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, यानी कि इससे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
इसके बारे में एक चीज़ पूछी जाती है, किसके थ्रू ये, कौन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ये डिवाइड होता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है? ऑफसेट के थ्रू करता है। और मैंने आपको अभी यहाँ पर ये फिगर भी दिखाया था, ऑफसेट के थ्रू करता है ये, वाटर हाइसिंथ है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है फिर यहीं से आते हैं। आर यू अवेयर द प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड? आपको पता होगा पोटैटो, शुगर केन, इनको भी हम कल्टीवेट करते हैं। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स? जो स्मॉल प्लांट इमर्ज होते हैं, निकलते हैं, उनको हम बर्ड्स बोलते हैं या फिर आइस बोलते हैं। द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम राइजोम्स ऑफ द बनाना। देखो पोटैटो में से क्या निकलेगा? आई निकलेगा, ये याद कर लो। राइजोम कहाँ कहाँ से निकलेगा? बनाना में से भी राइजोम ही निकलेगा, ध्यान रखना। और जिंजर में से भी कौन निकलेगा? राइजोम निकलेगा। एंड जिंजर, यहाँ भी एंड जिंजर, जिंजर में से और बनाना में से कौन निकलेगा? राइजोम निकलेगा। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट इन द प्लांट लिस्टेड अबव, ये कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, यही पूछ रहा है इसमें। तो ये निकल रहे हैं कौन सी साइट से निकल रहे हैं? साइट और ओरिजिन क्या है इनकी? नोड से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? नोड से निकल रहे हैं। यू विल नोटिस दैट द इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोट्स, ये लिखा भी है यहाँ पर, देखिए, नोट्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। जो मॉडिफाइड स्टेम है उसके अंदर नोड होती है, वहीं से ये राइजोम और ये आइस जो है निकलती हैं। सम ऑफ प्लांट्स व्हेन द नोट्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर, ये कब निकलते हैं? जब जो नोट्स हैं वो किसके कांटेक्ट में आती हैं? डैम्प सॉइल या फिर वाटर के। दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट्स, ये रूट और न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइव फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ द लीव्स ब्रायोफिलम, इसी तरीके से जो नोच होती है, किनारी होती है ब्रायोफिलम लीव्स की, वहां से नए प्लांट्स भी निकलते हैं। दिस एबिलिटी टू फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट, ये तकनीक यूज करते हैं जो फार्मर्स हैं और जो कॉमर्शियल प्रोपगेशन यानी जो गार्डनर्स वगैरह हैं वो इस तकनीक का यूज कर लेते हैं। It is interesting to note that asexual reproduction is common method to reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae, fungi that have shift asexual method to reproduction just before onset adverse condition। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इतना कॉमन मेथड है तो इसके चलते हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी और ऐसा क्यों होने लगा, इस चीज़ के बारे में आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। As sexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plant. On the other hand, only sexual mode of reproduction present in most of the animals। जो हायर प्लांट है उनमें सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड हो सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं यानी कि हायर एनिमल हैं उनमें केवल और केवल हायर एनिमल्स में सेक्सुअल मोड देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, ये लास्ट वाली लाइन है, यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। असेक्सुअल, ये यहाँ से लेकर के as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर सिमिलर पैटर्न, यानी कि जो छोटे एनिमल्स भी होते हैं यानी कि स्मॉल ग्रुप्स जो होते हैं जैसे फंगई, अलगे वगैरह, वो भी सिमिलर पैटर्न शो करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। सभी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक सर्टेन एज को जो है अटेन करना होता है, मैच्योर होना होता है अपने लाइफ में बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले उनको एक स्टेज तक आना पड़ता है, एक लाइफ यानी कि एक खास उम्र तक, ऐसा समझ सकते हो। तो उस पीरियड को बोलते हैं जो बचपन से लेकर के ग्रोथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, या फिर प्लांट्स के अंदर बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। समझ गए होंगे आप। यानी कि जो प्लांट्स भी होते हैं जब उनको लगाते हैं उसके बाद तुरंत ही फ्लावर तो नहीं आते हैं, उनको थोड़ा सा ग्रो होना होता है, एक पीरियड तक ग्रो होंगे, उसके बाद उनके अंदर फ्लावर्स आएंगे। तो जब तक फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, जब आएंगे उस टाइम तक हम बोलेंगे उसको जुवेनाइल फेज प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर बोलेंगे वेजिटेटिव फेज।
द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज के बाद में कौन सा फेज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा, जो आराम से हम देख सकते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, अपने एरिया में कुछ ट्रीज को ऑब्जर्व करिए। डू यू फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ और ईयर आफ्टर ईयर, क्या वो फ्लावरिंग आती है उनमें सेम मंथ में या फिर कुछ कुछ सालों बाद आती है। वाई डू यू थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो एप्पल जैक फ्रूट, जो अवेलेबिलिटी होती है मैंगो एप्पल जैक फ्रूट की वो कब होती है, क्या सर्दियों में आपको आम मिल जाएंगे। कई लोग बच्चे बोलेंगे मिल जाएंगे सर जी, बाजार से जाके एक हम फ्रूटी खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि जो आम है और एप्पल है जैक फ्रूट है, इनको एक सीजन होता है, जब फ्लावरिंग होगी फिर उसके बाद में कुछ ग्रो होंगे, यानी कि एक सीजन में आएंगे। क्या है ये, सीजनल है। आर देयर सम प्लांट्स डेट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। सम अदर्स डेट शो सीजनल फ्लावरिंग, कुछ में होती है सीजनल फ्लावरिंग, यानी एक सीजन में फ्लावर आएंगे फिर चले जाएंगे। तो प्लांट द एनुअल एंड बाइनियल टाइप, जो प्लांट होते हैं एनुअल एनुअल और बाइनियल, एनुअल यानी एक साल के अंदर उनके अंदर जो है फ्लावरिंग आ जाएगी, बाइनियल पहले साल में उनको ग्रो करवाएंगे, दूसरे साल के उनमें रिप्रोडक्टिव फेज चालू होगी यानी फ्लावर्स आएंगे। ये इनके अंदर क्या होता है, सो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, इनके अंदर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज को आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो पेरिनियल स्पीसीज हैं, यानी कि जो ईयर आफ्टर ईयर एक बार फ्लावरिंग आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई फिर आई, उस तरीके के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये अलग अलग फेजेस को डिफाइन करना। A few plant exhibit unusual flowering phenomena. Some of them by bamboo species, कुछ में जो exhibit करते हैं unusual flowering phenomena, यानी कि अलग तरीके का एकदम, जैसे बम्बू स्पीसीज है। कौन सी है, बम्बू स्पीसीज है। बम्बू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि पूरे लाइफ में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करता है। कौन करता है, बम्बू। जनरली आफ्टर 50-100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डे डाई, यानी कि लगभग 50 से 100 सालों के बीच में 50-100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, एक बार में बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे और वो डाई हो जाएगा। एक अनदर प्लांट है स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी के नाम से भी जानते हैं। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, उसके अंदर 12 साल के अंदर एक बार फ्लावर आते हैं। एज मैनी यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006, इसके अंदर लास्ट टाइम जब फ्लावरिंग आई थी वो आई थी 2006 में, लेकिन एनसीईआरटी को अपडेट नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ का सरकारी सिस्टम वो है बहुत ज़्यादा ऐसे ही चलता रहता है बस, तो इस वजह से इसमें अपडेट नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं है। 2018 में जो है उसमें आया था, और अब जो आएगा नेक्स्ट फ्लावरिंग होगी वो 2030 में होगी। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। स्टेंथो प्लस कुंथियाना नीला कुरंजी 12 साल में एक बार फ्लावर्स आते हैं। कहाँ मिलेगा, ये मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरिया, यानी कि जो पूरा पहाड़ है वो पूरा नीले कलर के फ्लावर से जो है झूम उठेगा और टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर ब्लू स्ट्रेंच होते हैं, यानी कि पूरा पहाड़ जो है नीले कलर से पूरा ढक जाएगा। द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। द रिप्रोडक्शन फेजेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्टिव फेजेज भी होती हैं वो भी वेरिएबल होती हैं, अलग अलग होती हैं। अमंग द एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स, दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर, बर्ड्स होती हैं वो पूरे साल भर अंडे देती हैं। और इट इज सीजनल फिनोमिना, क्या ये सीजनल फिनोमिना है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड, यानी कि हम जो फ्रॉग्स एंड लिजर्ड हैं उनको हम क्या कहेंगे। यू विल नोटिस दैट बर्ड हैविंग लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, जो बर्ड्स हैं वो नेचर में रहती हैं, वो एग्स जो हैं सीजनली ले करती हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जो पोल्ट्री फार्म्स में जो बर्ड्स रहती हैं वो थ्रू आउट द ईयर, हर टाइम मतलब कि हर पूरे साल भर अंडे देती हैं। इन दिस केस लेइंग आर नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये एक रिप्रोडक्शन नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते हैं, यानी कि अंडा देना एक रिलेशन नहीं है रिप्रोडक्शन के, लेकिन ये कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि जो जानवर हैं जो पक्षी हैं उनके साथ में ज़्यादती की जा रही है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी कि
ह्यूमंस जो हैं आराम से रह सकें, खाना पीना खा सकें, इसलिए उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। The female of placental mammals exhibit cyclical change in the activity of the ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase। जो फीमेल्स होते हैं जिनके अंदर प्लेसेंटल मेमल्स होते हैं उनके अंदर एसेसरी डक्ट होती हैं और हार्मोनल चेंज होते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस में। जैसे कि इन नॉन प्राइमेट मेमल्स, जैसे कि नॉन प्राइमेट हैं, जैसे काऊ, शेप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, cow, sheep, rat, deer, dog and tiger etc such cyclical chain during reproduction is called ooster cycle। इनके अंदर नॉन प्राइमेट्स में कौन सी साइकिल होती है? ooster साइकिल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। वेयर मंकी प्राइमेट्स, प्राइमेट्स कौन होंगे? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। ह्यूमन भी क्या है? प्राइमेट्स हैं। और इनके अंदर कौन सी साइकिल होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit cyclical change only during favorable season in their reproductive phase। यानी कि जो बहुत सारे मेमल्स होते हैं उनमें वाइल्ड कंडीशन में अलग अलग, मतलब कि उनके फेवरेबल सीजन में जो साइकिल वगैरह जो है चलती हैं, ऐसे ब्रीडर्स को बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeder। यानी कि बहुत सारे ऐसे मेमल्स हैं जो पूरे थ्रू आउट द ईयर जो है कभी भी रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, यानी कि कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे ये है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। तीनों फेजेस में जो ट्रांजिशन होता है वो किसके वजह से होता है? हार्मोन की वजह से होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनियम। यानी कि जो उनका बिहेवियर वगैरह जो सब कुछ जो है कंट्रोल कौन करता है? बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होने के बाद में ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेसेस। जो रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिबिट करेंगे, यानी कि दिखाएंगे, इवेंट करेंगे, प्रोसेस एंड हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी इवन तो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। जो स्ट्रक्चर होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मैकेनिज्म है। रेगुलर सीक्वेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन ऑफ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज किया जाता है किस वजह से? उसमें फ्यूजन होता है किस चीज़ का, या फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और उसके बाद में जाइगोट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और उसके बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, यानी कि एम्ब्रियो बनेगा या फिर एम्ब्रियो जो है बढ़ेगा, ग्रो होगा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर कन्वीनियंस दिस सिक्वेंशियल इवेंट में ग्रुप इनटू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस। इन सब चीज़ों को तीन ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसके बाद में तीनों को पढ़ने के बाद में एक छोटी सी चीज़ रह जाती है, उसको कंप्लीट करने के बाद में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इट दीज इंक्लूड इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट। द मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का बनना, और एक है गैमेट का ट्रांसफर होना। कि तो ये दो मेन इवेंट हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले। तो गैमेटोजेनेसिस पहले पढ़ेंगे। ऑलरेडी अवेयर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, इसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, गैमेट्स आर द हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये आइसोगैमेट्स है क्लेडोपोरा के, यानी कि क्लेडोपोरा एक अलगा है, और यहाँ पर ये हेट्रोगैमेट हैं। किसके हैं? ये हेट्रोगैमेट हैं अलगा के। और यहाँ पे एक छोटा है, एक फीमेल जो गैमेट है वो बड़ा है, और यहाँ पर हेट्रोगैमेट्स ही हैं लेकिन ये ह्यूमंस के हैं। ये ओवम है, एग है, और ये स्पर्म्स हैं। आइसोगैमेट वो गैमेट होते हैं जिनके बारे में हम देख करके ऊपर से अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये फीमेल गैमेट है या मेल गैमेट है।
In some algae, the two gametes are so similar in appearance that not possible to categorize them into male and female gamete. They are called homogamete या फिर isogamete. ऐसे गैमेट जिनको हम दूर से देख करके या देख करके हम नहीं बता सकते, उसमें से हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मेल है कि फीमेल, ऐसे गैमेट्स को बोलते हैं होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट. However, in a majority of sexual reproduction organism, the gamete produced by two morphologically distinct type, यानी कि दो अलग अलग तरीके के गैमेट होंगे, उनको बोलते हैं हम हेटेरोगैमेट. इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड. ऐसे में जो मेल गैमेट होगा उसको बोलेंगे एंथेरोजॉइड या फिर स्पर्म बोलेंगे, और जो फीमेल गैमेट होगा उसको बोलेंगे एग या फिर ओवम बोलेंगे. ठीक है, अच्छे से इसको पन्ने को अच्छे से अंडरलाइन कर लो जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये जो टर्मिनोलॉजी आएंगी इसमें वो हर एक पार्ट में आपको मिलेंगी, इसलिए इस पार्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है. जैसे कि एंथेरोजॉइड, स्पर्म, आइसोगैमेट, होमोगैमेट क्या है, ये यहाँ पर यही इसी पार्ट में समझाया गया है. ये sexuality in organism. Sexual reproduction in organism generally involves the fusion of a gamete from two different individuals. इसमें क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जनरली होता क्या है, फ्यूजन होता है. किसका? फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल. दो डिफरेंट इंडिविजुअल से मिले हुए गैमेट का जो है फ्यूजन होता है. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ऐसा हमेशा नहीं होता है. Of course, citing the exact example as plant is easy. Plants may have both male and female reproductive structure in the same plant. जब plants के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे तो सेम प्लांट पर उस प्लांट को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल. क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल. और डिफरेंट प्लांट, अगर डिफरेंट प्लांट पर है, मेल अलग पर है, फीमेल पार्ट जो है अलग पर है, तो यूनिसेक्सुअल. ठीक है. इन सेवरल फंगई प्लांट, जो सेवरल कुछ फंगई हैं और प्लांट्स हैं, इनको बोलते हैं होमोथैलिक या फिर मोनोसियस. क्या बोलते हैं? होमोथैलिक या फिर मोनोसियस. आर यूज टू नोट टू बाइसेक्सुअल कंडीशन. ये किसको दिखाता है? बाइसेक्सुअल कंडीशन को, यानी कि जिसमें दोनों चीजें एक ही जगह प्रेजेंट होंगी, उसको बोलते हैं मोनोसियस या फिर होमोथैलिक कंडीशन. और अगर अलग अलग जगह पर होंगी तो इसको बोलेंगे हेट्रोथैलिक या फिर डायोसियस. आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन. यानी कि ये कौन सी कंडीशन है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन है. यहीं पर बच्चा मात खा जाता है और यहीं से क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाता है. तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट. जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होते हैं, कौन से? मेल फ्लावर, उनको बोलते हैं स्टेमिनेट. क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट. बियरिंग स्टेमेंस, उनके अंदर क्या होंगी? स्टेमेंस होंगी. वाइल द फीमेल जो होंगे उनके अंदर, उनको बोलेंगे फीमेल फ्लावर्स को पिस्टिलेट बोलेंगे. उसके अंदर क्या होंगे? केवल पिस्टिल्स होंगे. इन सम फ्लावरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में रिप्रेजेंट बाय द सेम इंडिविजुअल मोनोसियस. जब दोनों चीजें होंगी तो इस कंडीशन मोनोसियस होता है, और सेपरेट इंडिविजुअल डायोसियस. सेपरेट होंगे तो डायोसियस, पहले बता चुका हूँ. सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट, जो मोनोसियस प्लांट हैं कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कोकरबिटा है और कोकोनट है. और डायोसियस प्लांट के कुछ एग्जाम्पल हैं तो जैसे पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, और भी आप जो है एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हैं. बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स के अंदर क्या होगा? आर इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल. या स्पीसीज कौन सी है? या तो मेल होगी या फीमेल. तो इस केस में इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल. आर देयर स्पीसीज पोसेस बोथ एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल, तो उस कंडीशन में बोलेंगे हम उसको बाइसेक्सुअल. आर यू प्रोबेबली यू कैन मेक लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज. हम यहाँ पर लिस्ट भी बना सकते हैं. और जैसे कि अर्थवॉर्म है, एक अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज हो गए, स्पॉन्ज, और टेपवॉर्म, लीच, ये टिपिकल एग्जांपल हैं किसके हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल्स के हैं, जहां पर दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर. पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, और इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट कंडीशन. कौन सी कंडीशन? हर्माफ्रोडाइट. तो इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको भी याद कर लो. फिर आता है कॉकरोच. कॉकरोच में अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर होते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट, तो इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल स्पीसीज.
उम्मीद करता हूँ ये यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको ये टर्म्स जो हैं अलग अलग जगह देखने के लिए मिलेंगे। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स इन ऑल हेटेरोथैलिक स्पीसीज ऑफ टू टाइप्स नेम मेल एंड फीमेल। जो गैमेट्स होते हैं वो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, कैसे होते हैं गैमेट्स? हैप्लॉइड होते हैं। थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी विच दे अराइज मे बी आइदर और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी अगर होगी या पेरेंट बॉडी होगी तो वहां पर गैमेट बनेगा, किससे बनेगा? माइटोटिक डिवीजन से बनेगा। वहां पर मियोसिस नहीं होगी, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अलगे डेट यू हैव स्टडी इन क्लास 11, जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी अलगे वगैरह में, वहां पर हम इस चीज को देख करके बता सकते हैं। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मुनेरा फंगई अलगे ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। मुनेरा में, फंगई में, अलगे में, ब्रायोफाइट्स में कैसी प्लांट बॉडी थी? हैप्लॉइड थी। तो बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो पेरेंटल बॉडी होती है कैसी होती है? वो डिप्लॉयड होती है। और ऑब्वियसली डेट मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पर मियोसिस होगी और मियोसिस होगी तो रिडक्शन डिवीजन होगा। इट हैज टू अकर डिप्लॉयड बॉडी हैज प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, तो वहाँ पर मियोसिस के बाद में हैप्लॉइड गैमेट्स जो हैं बन जाएंगे। तो ये पन्ना अपना जो है खत्म हो जाता है। इसके बाद में बचते हैं, चलो यहाँ पर गैमेट के बारे में बहुत सारी चीज दी हैं, तो यहाँ पर हम पहले तो इसको देख लो। तो यहाँ पर देखो ये है अर्थवॉर्म, ये है बाइसेक्सुअल होता है, और यहाँ पर टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। ये क्लाइटेलम, और इसका जो है 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ के आए हैं। उसके बाद में बी, ये रहा भी कॉकरोच है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। और यहाँ पर देखो ये मेल है और ये फीमेल है। मेल के अंदर यहाँ पे देखो टेस्टिस है और फीमेल के अंदर यहाँ पे ये देखिए ओवरी है। अब चलते हैं यहाँ पर सी में, ये क्या है? ये है कारा का प्लांट, ठीक है, किसका है? कारा, CHAAR, चारा मत पढ़ लेना, कारा है, ठीक है। कारा है, ऊपर होता है ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन और नीचे होता है एंथीरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन। नीट का आया हुआ सवाल है, ठीक है, नीट में आ चुका है। उसके बाद में ये भी आ चुका है नीट में, मेल थैलस और ये है फीमेल थैलस और ये मेल। याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखो, ये देखो ये इसके देखो बेकार सा दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है, ये क्या होगा? मेल होगा। और देखो कितनी सजी हुई है, ये सजी हुई है, तो ये क्या है? फीमेल है। तो ये आर्किगोनियोपोर है, ये एंथीरिडियोपोर है, ठीक है। और ये है लास्ट में स्वीट पोटैटो का फ्लावर है, इसमें ये स्टेमेंस हैं और ये बीच में कार्पेल है। चलो ये भी कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर ये चार्ट दिया है। अब मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आपको अगर लगता है तो इसको याद कर लेना। और मैं तो अगर कहूँगा, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो याद कर लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक बार देख करके चले जाना पेपर के पहले। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल सेल होती हैं, उसको बोलते हैं मियोसाइट। यानी कि गैमेट मदर सेल, जिनसे आगे चल के क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। At the end of meiosis, only set of chromosome get incorporated into the each gamete. जो क्रोमोसोम है उनमें हर एक में एक एक सेट जो है गैमेट का चला जाएगा। उसके बाद में ये कुछ ये टेबल के बारे में ही लिखा है कि इसको आप भर लीजिए। गैमेट ट्रांसफर, अब नया टॉपिक आ गया है, गैमेट ट्रांसफर। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद की बात कर रहा है। मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। उनमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू गैमेट मीट, कैसे गैमेट्स मिलते हैं? आपने कभी सोचा है? लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं, सोचेंगे तो बाद में। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल, जो मेजोरिटी होते हैं, मेजोरिटी यानी सबसे ज्यादातर ये होता है ऑर्गेनिज्म में, जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है, वो चल फिर नहीं सकता है। एक्सेप्शन आर द फ्यू फंगई एंड अलगे इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल। कुछ फंगई जो है उसमें एक्सेप्शन है, जहां पर बोथ टाइप के जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं। देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम थ्रो विच दे मेल गैमेट मूव, एक मीडियम चाहिए जहां से मेल गैमेट जो है मूव कर सके।
इन सेवरल प्लांट लाइक अलगे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट वाटर इज अ मीडियम। जो अलगे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट होते हैं उसमें मीडियम जो है वाटर होता है। विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, वहां से जो है गैमेट ट्रांसफर हो जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट, बहुत सारे जो मेल गैमेट जो हैं फेल हो जाते हैं, जो वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। टू कंपनसेट दिस लॉस, इस लॉस को पूरा करने के लिए जो मेल गैमेट हैं और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम्स नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस, यानी कि एक फीमेल गैमेट बना है तो लाखों टाइम यानी कि हजारों टाइम्स ज़्यादा जो है मेल गैमेट बनेंगे। इसमें से ये हो जाता है कि चलो एक नहीं पहुंचा तो कोई तो पहुंच जाएगा, तो इसलिए जो है गैमेट ट्रांसफर जो है होता है और कई सारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तुलना में बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। अब यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में केवल एक ही चीज लिखी है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पी वगैरह में होता है, और जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन किसको कहते हैं, जहाँ पर जो एंथर से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलेगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, सक्सेसफुली स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, उस चीज को हम बोलेंगे पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, और बस ये फिगर देख लो, यहाँ पर ये फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट का, जाइगोट बनेगा उसके बाद में, और ये नया इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। अब आता है फर्टिलाइजेशन का इवेंट, ये इसके बाद में एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यहाँ पर बस इसके बाद में अपना चैप्टर जो है निपट जाएगा। ये मोस्ट वाइटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट है। द प्रोसेस ऑफ सिनगेमी किसके थ्रू होता है, सिनगेमी के थ्रू होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी, जहां पर उसके बाद में जाइगोट बनेगा, और इसी चीज को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जहां पर जैसे जो बर्ड होती हैं, जिस तरीके से देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, रोटीफर्स, हनी बी और सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स जैसे कि टर्की, यहाँ पर फीमेल गैमेट जो है डायरेक्ट डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो अच्छे से याद रख लेना। और जैसे मेढक वगैरह होते हैं जिसमें आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यस इतना ही है। और जहाँ बॉडी के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि जहाँ पर उसमें एग प्रोड्यूस होता है और फीमेल जो गैमेट होता है नॉन मोटाइल होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, और तो हम इसको डिस्कस अब नहीं करेंगे। आगे चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जहाँ पर अब जाइगोट बन गया है फर्टिलाइजेशन के बाद में, अब उसके साथ में क्या होगा, तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है बदल जाएगा। और इसके बाद में होगी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जाइगोट से, तो वहां पे सेल डिवीजन है, जो है सेल डिफरेंशिएशन होगा, माइटोसिस के थ्रू होता है, और उसके बाद में जो है एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। और ये सब चीज को इलाबोरेट करके पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर में, और एक चैप्टर में तो हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, लिंक दे दूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, तो आप उसको भी जाकर के अच्छे से देख लेना। और ये सब चीजें हम जो है कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है एनिमल आर करेक्टराइज इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस, यानी ओविपेरस यानी जो अंडे देने वाले हैं, विविपेरस यानी जो बच्चे देने वाले हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर जो जाइगोट है वो टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट और इनसाइड, यानी कि किसके आधार पर बांटा गया है, जाइगोट जो है अंदर जो है बॉडी के अंदर रहेगा या बाहर आएगा। ठीक है, तो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड्स, उसमें क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग है वो कवर्ड हो जाता है एक कैलकेरियर सेल से, और बाहर जो है लेड इन अ सेफ प्लेस, वहां पर सेफ प्लेस में रखा जाता है, और या फिर अच्छे एनवायरनमेंट में। उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद में यंग वंश उससे जो है यानी कि बाहर आ जाता है, हैच आउट हो जाता है टूटने के बाद में। और वहीं पर जाइगोट इनटू यंग वंस इनसाइड द बॉडी फीमेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो फीमेल बॉडी के अंदर जो है बीवी पेरस में जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा, और जो पूरा बेबी है वो वहीं पर, फीटस है वो वहीं पर अंदर ही यंग वंश जो है बन जाएगा, उसके बाद में वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट जो जाइगोट है इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में सेपल पेटल स्टेमन ये सब बेटा गिर जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे, और द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, जो पिस्टिल है वो उसमें लगी रहेगी, अटैच रहेगी प्लांट से। द जाइगोट डेवलप्स इनटू, जो जाइगोट है
वो डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप हो जाएंगे सीड में, ओवरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट में, और थिक वाल यानी कि जो ओवरी की वाल होगी वो एक थिक वाल बना लेगी पेरिकार्प जिसका नाम है, वो प्रोटेक्शन का काम करेगी। और डिस्पर्सल के बाद में सीड जो है यानी जब फ्रूट गिर जाएगा नीचे वहां पे सीड जो है जर्मिनेट कर जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में और नए प्लांट को बना लेंगे। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है जिस एस से सीड और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोटेक्टिव पेरिकार्प है, ये बीच में सीड है, ये सीड है, ये पेरिकार्प है, यहाँ पे ये सीड है, ये पेरिकार्प है, और ये मटर का पेड़ है, यहाँ पे देखिए ये पेरिकार्प है और ये सीड है। तो इस चैप्टर की समाप्ति हो जाती है यहीं पर। फिर मिलते हैं आपसे नए किसी चैप्टर में। अभी ये चैप्टर हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, इसके मैं क्वेश्चन जो है अपलोड कर दूंगा जल्द ही। देखता हूँ क्या है कि टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, कई सारे लेक्चर जो हैं बनाने रहते हैं। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसके क्वेश्चन आंसर जो है अपलोड कर दूं, और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़िए नहीं। अभी टाइम है, पढ़ लीजिए, नहीं तो पेपर आने के बाद में बस यही सोचेंगे कि काश हमने पढ़ लेते। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में।